वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। अंदर होता क्या है, इसमें ऑथर इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म में भी ऑथर इम्पोर्टेंट चीज़, तो रीडर और उसकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मीनिंग मैंने बताया हो रहा है, रिक्रिएशन हो रही है वर्क की, ठीक है। और वो रिक्रिएशन किस 60 से 1970s का टाइम पीरियड है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। प्रीवियसली हम लोगों ने फॉर्मलिज्म को, न्यू क्रिटिसिज्म को, स्ट्रक्चरलिज्म को कवर किया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कवर किया। आज हम लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करने वाले हैं। तो ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और थ्योरी है क्या, जैसा कि अगर हम इसके टाइटल को ही गौर से देखें, टाइटल पे ही फोकस करें, तो क्या कहा गया टाइटल के अंदर, रीडर रिस्पॉन्स, यानी रीडर का क्या रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स किसकी तरफ होगा। जाहिर सी बात है, हम लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम लोग थ्रू एंड थ्रू अब तक टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बात टेक्स्ट की ही की जाएगी कि एक रीडर जब टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो टेक्स्ट को कैसे पढ़ता है, वो टेक्स्ट को इवैल्यूएट कैसे करता है, वो टेक्स्ट को किस पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेट करता है। क्लियर। तो ये होती रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसके अंदर होता क्या है, इसमें ऑथर इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म में भी ऑथर इम्पोर्टेंट नहीं था, फॉर्मलिज्म के अंदर भी नहीं था, टेक्स्ट इम्पोर्टेंट थी। बिल्कुल ऐसे इसके अंदर भी टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑथर इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ रीडर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी ऑफ रीडर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर रीडर के इम्पोर्टेंस की बात नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, टेक्स्ट खुद अपना मीनिंग कैरी करती है, ठीक है। कोई भी रीडर टेक्स्ट को पढ़ के इन डेप्थ एनालिसिस करके टेक्स्ट से ही मीनिंग को इवैल्यूएट कर सकता है। ये था न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। लेकिन यहाँ पे रीडर मैटर करता है और टेक्स्ट मैटर करती है। कहते हैं जी टेक्स्ट है, रीडर है, रीडर ने टेक्स्ट को पढ़ना है। अब रीडर कैसे टेक्स्ट को इवैल्यूएट कर रहा है, रीडर टेक्स्ट से कैसे मीनिंग्स निकाल रहा है, कैसे टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये रीडर का रिस्पॉन्स है। क्योंकि अगर एक ऑथर ने टेक्स्ट प्रोड्यूस कर दी और कोई उसको पढ़े ही ना, तो क्या होता है, टेक्स्ट डीवैल्यूड हो जाती है, टेक्स्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो टेक्स्ट की वैल्यू रीडर ही बनाता है, टेक्स्ट को अलाइव रीडर ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर है, उसने टेक्स्ट प्रोड्यूस कर दी, ऑथर मर गया, लेकिन स्टिल हम उसकी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सच एज पैराडाइज लोस्ट। क्यों पढ़ रहे हैं, रीडर की वजह से। क्योंकि रीडर ने उस टेक्स्ट को पढ़ा। रीडर मैं भी हूँ, रीडर आप भी हैं, रीडर डिफरेंट क्रिटिक्स भी हैं, हर कोई रीडर है, एंड वी ऑल आर क्रिटिक, हम सब क्रिटिक्स हैं, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट को पढ़ा, हमने टेक्स्ट को एनालिसिस किया, हमने टेक्स्ट को इवैल्यूएट किया, और टेक्स्ट को इवैल्यूएट करने के बाद हम में से ही कोई लोग उठे, उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिख दिया। अभी तक लिखा जा रहा है कि इसके अंदर ग्रैंड स्टाइल है मिल्टन का, इसके अंदर सैटन है, सैटन जो है वो पावरफुल दिखाया गया हुआ है, इसके अंदर एडम एंड ईव की बात की गई है, वो ऐसे ऐसे मतलब सो ऑन डिफरेंट वे में उसको डिफरेंट तरह से एनालिसिस किया करता है, कोई इसके ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म करता है, और वो चलता आ रहा है एंड स्टिल अभी तक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ कि जब रीडर उसको पढ़ रहा है, पढ़ के उसको इवैल्यूएट कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करके उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है, करके उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यूज़ पब्लिश करवा रहा है, वर्क्स पब्लिश करवा रहा है, तो इट मीन्स इन चीज़ों ने उस टेक्स्ट को अलाइव रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ क्या आई, रीडर, ठीक है, कि रीडर है तो टेक्स्ट है, रीडर नहीं है तो टेक्स्ट नहीं है। ऑथर ने वर्क प्रोड्यूस कर दिया, रीडर ने उस वर्क को पढ़ के इवैल्यूएट किया। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। तो रीडर और उसकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मीनिंग मैंने बताया वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसा कि पैराडाइज लोस्ट की एग्जाम्पल ले लें कि कोई लोग उसको पॉजिटिव वे में एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं, कोई लोग उसके बारे में नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। एडवर्ड सैड की ओरिएंटलिज्म ले लें, कोई लोग उसको नेगेटिव वे में डिपिक्ट करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। हर एक वर्क के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हर एक वर्क में पता चलता है कि अगर यहाँ पे ये कैरेक्टर ये कर लेता तो फिर ये ऐसा होता,
इस करेक्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे माइंड की साइकोलॉजी तो है, ये सारे हमारे ही माइंड की गेम है। अगर मैं कहती हूँ कुछ कुछ होता है के अंदर शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी थी, तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप कहते हैं कुछ कुछ होता है के अंदर शाहरुख खान की एक्टिंग नहीं थी। लेट्स सपोज कुछ कुछ होता है एक मूवी नहीं, एक टेक्स्ट है, ठीक है, आप कहते हो अच्छी नहीं है, ये आपका ओपिनियन है। तो आपने जिस तरीके से मूवी को देखा या टेक्स्ट को पढ़ा, आपने उस तरीके से उसको इवैल्यूएट कर दिया। मैंने जिस तरीके से पढ़ा, मुझे जो चीज़ें नजर आई, मैंने उस तरीके से उसको इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने टेक्स्ट को पढ़ के अलग मीनिंग क्रिएट की है, मैंने टेक्स्ट को पढ़ के अलग मीनिंग क्रिएट की है। तो इसीलिए रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर भी जब इंसान टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है तो उसके जो टेक्स्ट को पढ़ के जो मीनिंग्स होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट का एनालिसिस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर एप्पल का एक लोगो बना हुआ है। उस लोगो के अंदर यानी कि एक सेब जो है उसके अंदर जो खाई हुई बाइट है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आप बीइंग अ रीडर उस क्वेश्चन को देख रहे हो और उसको एनालिसिस कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को वैल्यूएट कर रहे हो कि अच्छा ये एप्पल है, उस एप्पल का आधा खाया हुआ जो बाइट है, जो एप्पल आप देखते ना एप्पल के फ़ोन बने हुए होते हैं, ठीक है, मुझे तो शक्ल भी नहीं बनानी आ रही, ये एप्पल के इस तरह से बनी होती है ना शक्ल, बहरहाल गुजारा कर ले। तो यहाँ पे जो ये बाइट सी होती है, ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। अब डिफरेंट रीडर इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देते हैं। कुछ कहते हैं लाइफ एंड डेथ को सिम्बलाइज कर रही है, जैसे कि वो कहते हैं कि ये जो खाई हुई बाइट है ना ये लाइफ है, और ये जो अंदर का हिस्सा ये डेथ है, यानी कि लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है, डेथ परमानेंट है। कुछ कहेंगे नहीं ये सिंपली एक सेब है जिसकी बाइट ली हुई है किसी ने, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देगा, और जिसने जो इंटरप्रिटेशन दी है, जिसने जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट किए हैं टेक्स्ट के अंदर से, दे ऑल आर एक्यूरेट, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि सब ने अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग मीनिंग की इंटरप्रिटेशंस दी है। और इस तरह क्या हो रहा है, रिक्रिएशन हो रही है वर्क की, ठीक है। और वो रिक्रिएशन किस तरह से हो रही है, हमारी इंटरप्रिटेशंस के थ्रू। क्लियर। तो क्या बात मैंने आपको बताई कि इसके अंदर ऑथर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑथर का काम है हम लोगों को टेक्स्ट देना। ऑथर ने टेक्स्ट दे दी, देन रीडर का काम आ जाता है। रीडर जो है रिक्रिएट करता है, किस तरह से, अपनी इंटरप्रिटेशंस के थ्रू रिक्रिएशन करता है। जबकि जो न्यू क्रिटिसिज्म थी उसके अंदर हमने देखा रिक्रिएशन का कोई एलिमेंट नहीं था। उन्होंने कहा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इनफ, टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट को ही एनालाइज करो, टेक्स्ट को ही वो एक्सप्लेन करो, टेक्स्ट इटसेल्फ कैरीज मीनिंग, उन्होंने ये कहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग है वो रीडर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रीडर के ऊपर बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है। इसमें ऑथर का रोल पैसिव दिखाया गया है, रीडर का रोल एक्टिव दिखाया गया हुआ है, ठीक है। एक्टिव होना चाहिए रीडर को। तो आपको यहाँ पे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब ये थ्योरी शुरू कब हुई थी, लेट 1960 से 1970s का टाइम पीरियड है। यूएस में और जर्मनी में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। हमारे पास लुइस रोजेनब्लैट नेम की एक लेडी हैं, एक क्रिटिक हैं, उनकी बुक थी लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन। उन्होंने ये बुक बहुत पहले लिखी थी, तो वो बुक बहुत पहले राउंड अबाउट 1938 इस ड्यूरेशन में लिखी गई थी। और उस वर्क के अंदर जो रोजेनब्लैट थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए जो फंडामेंटल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि रीडर कैसे रिस्पॉन्स करता है टेक्स्ट को। यानी रीडर का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये आइडिया प्रेजेंट किया था रोजेनब्लैट ने अपने वर्क के अंदर 1938 में। लेकिन उस टाइम पे इन आइडियाज़ को इतना अप्रूवल या इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था। लेकिन लेटर ऑन
लेट 1960s एंड 1970s का टाइम पीरियड था, हमारे पास एक ग्रुप सामने आया, क्रिटिक्स का ग्रुप, जिनका फोकस किसके ऊपर था? रीडर्स रिस्पॉन्स टू द टेक्स्ट। ठीक है, रीडर का टेक्स्ट की तरफ क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप का ये काम था। अब जब ये ग्रुप रीडर का टेक्स्ट के ऊपर जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात कर रहा था, तो इन्होंने ये जो मोटिवेशन थी वो कहाँ से ली थी? इन्होंने रोज़नब्लैट की बुक लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन से मोटिवेशन ली थी। और इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स थे वो थे स्टैनले फिश, वुल्फगैंग आइजर, नॉर्मन एंड हॉलैंड, इसके अलावा डेविड ब्लीच। ये लोग थे, ये क्रिटिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे किसके अंदर? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर, उसकी इमर्जेंस के अंदर। तो इन्होंने क्या काम किया? दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ अ रीडर्स रिस्पॉन्स टू अ लिटरेरी टेक्स्ट एक्चुअली क्रिएट्स द लिटरेरी टेक्स्ट। इन्होंने कहा क्या कहा कि जो रीडर है वो कैसे लिटरेरी टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करता है, वही चीज़ लिटरेरी टेक्स्ट को क्रिएट करती है। मीन्स टू से दैट रीडर का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। टेक्स्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये रीडर ही बनाता है और रीडर ही बताता है। तो ये रूट यानी कि इमर्जेंस का कॉज बना था, यहाँ से इमर्जेंस हुई थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। तो ये तो हो गया, इमर्जेंस भी हमने देख लिया, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स की। इम्पोर्टेंट टर्म्स में हमारे पास पहले आती है रीडर, कि रीडर कौन होता है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर रीडर उस पर्सन को कहते हैं जो एक लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करता है। और अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरिस्ट, द रीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नॉट जस्ट फाइंडिंग मीनिंग इन लिटरेरी वर्क्स, कि रीडर जो है ना वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? मेकिंग यानी कि रिक्रिएटिंग, नॉट जस्ट फाइंडिंग, कि रीडर का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि टेक्स्ट को देख के बता दे कि टेक्स्ट के अंदर ये कहा गया है, बल्कि रीडर का काम ये है कि वो टेक्स्ट को देखे और अपना इंटरप्रिटेशन दे कि उसको टेक्स्ट के अंदर क्या नज़र आ रहा है। और इस तरह क्या होगा? इस तरह से मेकिंग यानी कि रिक्रिएशन होगी, एक न्यू वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो रीडर कौन होता है? रीडर वो होता है जो कि इंटरप्रेट करता है लिटरेरी वर्क को और रिक्रिएशन करता है लिटरेरी वर्क की। रिक्रिएशन कैसे होती है? उसकी इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही होती है। एक ये टर्म थी इसके अंदर। दूसरी है हमारे पास रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? हर पर्सन के अपनी यूनिक मेमोरीज, रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट, आइडेंटिटी होते हैं। हर पर्सन जब भी कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ता है तो वो अपने यूनिक वे में, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव में ही रिस्पॉन्स करता है लिटरेरी टेक्स्ट को देख के, अपनी साइकी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है लिटरेरी टेक्स्ट को। तो अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स थियरी, दैट मीन्स दैट एवरी पर्सनस रिस्पॉन्स, के हर कोई, हर किसी शख्स का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स एक्शन एंड रिएक्शन की बात नहीं की जा रही, बोल के गिरने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे रिस्पॉन्स पर्सन के रिस्पॉन्स की बात की जा रही है कि एक पर्सन जब टेक्स्ट को इवैल्यूएट करता है तो वो किस वे में रिस्पॉन्स देता है। तो वो रिस्पॉन्स अपनी साइकोलॉजिकल वे से एनालिसिस करते हुए देता है। क्लियर? यानी कि एक पर्सन की जो इंटरप्रिटेशन होती है किसी भी टेक्स्ट को देखकर, और वो इंटरप्रिटेशन क्या है? उसका रिस्पॉन्स है। क्लियर हो गया ये? रिस्पॉन्स भी आपको, कि रिस्पॉन्स सिंपली वर्ड में हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन का जो भी टेक्स्ट को देख के अमल होता है, रद्द अमल होता है वो। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इम्प्लाइड रीडर एंड एक्चुअल रीडर। इम्प्लाइड रीडर कौन होता है? हमारे पास एक टेक्स्ट दे दी गई है, उस टेक्स्ट को हमने पढ़ना है। अब टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग है वही रीडर के माइंड में डाल ले जाएं। यानी ऑथर ने एक टेक्स्ट लिखी, रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उस टेक्स्ट का असर रीडर के ऊपर हो रहा है। दैट इज इम्प्लाइड रीडर। यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो इमोशन क्रिएट किया गया वो इमोशन रीडर के अंदर हो गया। टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट है जो कि लिखी गई है यंग अडल्ट के लिए, और वो टेक्स्ट कौन सी है? यंग अडल्ट बुक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा एक रीडर के ऊपर?
यानी कि टेक्स्ट ही, सिंपल करके बताती हूँ, एक होता है कि रीडर टेक्स्ट पढ़ रहा है, रीडर टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्शन, अपने जो है ना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है ना वो मीनिंग को इवैल्यूएट कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा रीडर जो है वो टेक्स्ट पढ़ा है लेकिन जो राइटर चाह रहा है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट हो रहा है, जो राइटर चाह रहा है, जो टेक्स्ट चाह रही है उसके ऊपर वो वाला इम्पैक्ट हो रहा है, जो टेक्स्ट मीनिंग क्रिएट करना चाह रही है उसके ऊपर वो मीनिंग्स आ रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर देखिए, इम्प्लाइड रीडर हु इज एस्टैब्लिश्ड बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ, जिसको टेक्स्ट खुद इस्टेब्लिश करती है, एज वन हु इज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक वेज टू द रिस्पॉन्स इनवाइटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट का बताया गया, यानी कि अगर ऑथर लिख रहा है वो कह रहा है क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सेंटेंस कोई ना कोई सेंस बना रहा है, क्या मैंने आपको जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा। यानी कि टेक्स्ट के अंदर ही ऑथर इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा है, नरेटर इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा है। और जब आप इस तरह के वर्ड्स देखोगे क्या होगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि कंफ्यूज रीडर बन जाओगे। तो मीन्स टेक्स्ट आपको इनवाइट कर रही है और टेक्स्ट ही आपसे रिस्पॉन्स करवा रही है। जब टेक्स्ट आपसे रिस्पॉन्स करवाए तो आप क्या हो, आप इम्प्लाइड रीडर हो। जब आप टेक्स्ट पढ़ के अपने परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स दो तो आप एक्चुअल रीडर हो। जैसा कि देखें, एंड द एक्चुअल रीडर whose responses are influenced and determined by his her experiences, perception and background। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल रीडर, ये होता है इम्प्लाइड रीडर। क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट टाइम है वो है ब्लैंक की। जो लिटरेरी टेक्स्ट होती है ना वो ब्लैंक्स और गैप से भरी हुई है। बाद वहां पे कोई ना कोई गैप आ गया, इवेंट चल रहा था, अचानक इवेंट शिफ्ट हो गया, कोई ना कोई गैप आ गया। तो ये चीज़ क्या होता है, ये रीडर को सोचने में मजबूर कर देता है। जैसे अचानक कहानी चल रही है और 20 साल गुजर गए, 20 साल अचानक कोई ना कोई कैरेक्टर गायब हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं स्टोरी के अंदर। तो ये चीज़ें क्या है, वुल्फगैंग आइजर जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर, वो कहता है ये जो ब्लैंक्स है ना ये रियली इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, कहते क्योंकि ये हमारी जो इमेजिनेशन है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि जो हम रीडर है, हमने वो ब्लैंक्स देखे, हम उनको फिल करने की कोशिश करते हैं और हम उनको फिल करने की कोशिश में करते हैं रिस्पॉन्स। हम भी स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पर कि ब्लैंक क्या है, गैप्स होते हैं जो कि स्टोरी के अंदर आते हैं, उसको ब्लैंक्स कहते हैं। और वुल्फगैंग आइजर के अकॉर्डिंग ये ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। इसके बाद आप मज़ीद टर्म्स भी देखेंगे जो कि हम लोग जब 5 अप्रोचेस की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग को नज़र आएंगी। तो एनी हाउ आई होप कि आपको ये टर्म्स तो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स की। इनमें जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स है वो है लुइस रोजनब्लैट, स्टैनली फिश, वुल्फगैंग आइजर, नॉर्मन एंड हॉलैंड एंड डेविड ब्लीच। ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं। इन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास जो फर्स्ट नेम है वो है लुइस रोजनब्लैट का, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसने एक वर्क लिखा था लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर इसने रीडर रिस्पॉन्स की बात की थी और वही वर्क बेस बना रीडर रिस्पॉन्स थियरी का, जो कि इसने जो ये वर्क लिखा था बहुत टाइम पहले लिखा था, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थियरी जो है वो लेट 1960s से 1970s के ड्यूरेशन में पॉपुलर हुई थी। और ये वर्क इन्होंने राउंड अबाउट 1938 में प्रोड्यूस किया था। एंड लेटर ऑन 1960s के राउंड अबाउट हमारे पास इन लोगों का ग्रुप, यानी कि स्टैनले का, वुल्फगैंग का, नॉर्मन का, हॉलैंड का, डेविड का, इन लोगों का ग्रुप सामने आया जिन्होंने रीडर के रिस्पॉन्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी, जिन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी दैट हाउ अ रीडर्स रिस्पॉन्स टू अ लिटरेरी टेक्स्ट एक्चुअली क्रिएट्स दैट लिटरेरी टेक्स्ट। अब इन सब कंट्रीब्यूटर्स में जो नंबर 1 पे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कंसीडर किए जाते हैं, क्रिटिक कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज स्टैनले फिश। स्टैनले फिश ने क्या किया था, स्टैनले फिश ने कहा कि हम लोग लिटरेरी वर्क जैसा कि मिल्टन की एपिक पैराडाइज लॉस्ट है, इस किस्म की लिटरेरी वर्क्स को
अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते विदाउट कंसीडरिंग द रीडर्स रिएक्शन टू इट, कि रीडर का इसके ऊपर रिएक्शन क्या, अगर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो हम लोग वर्क को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। इसने रीडर रिस्पॉन्स पर्सपेक्टिव को जॉन मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया था पहले। फिर इसने कहा था कि हम लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते सच एज मिल्टन की एपिक पैराडाइज लॉस्ट विदाउट कंसीडरिंग द रीडर्स रिएक्शन टू इट। क्लियर? और स्टैनले ने एक टर्म कॉइन की थी, वो टर्म है इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। अब ये इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स क्या है? बेसिकली इसमें बात की गई है कि टेक्स्ट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उसको पढ़ा जाएगा। टेक्स्ट को पढ़ने वाला कौन होता है? रीडर। तो यहाँ पे बताया गया है कि इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेक्स्ट की रीडिंग ही उसका मीनिंग बताती है, यानी कि रीडिंग से ही मीनिंग पता लगता है। जो रीडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखती है, रीडिंग ही टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस बनाती है। या इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टेक्स्ट वो चीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस इसकी रीडिंग बनाती है। अगर रीडिंग ना की जाए, टेक्स्ट को पढ़ा ना जाए तो टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेकिन जब टेक्स्ट पढ़ी जाती है तभी उसकी एग्जिस्टेंस होती है। ऑब्वियस सी बात है, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, कोई पढ़ता ना तो आज हम तक वो किताब पहुंचती? वो हम तक कैसे पहुंची? उसको पढ़ा गया, उसको पढ़ते गए लोग, पढ़ते गए और अब तक हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये रीडर ने ही टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस बनाई है उसको पढ़कर। और फर्दर मोर लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में ये भी कहा गया है कि क्रिटिक्स जो हैं उनको चाहिए वो अपने ही सब्जेक्टिव या इफेक्टिव रिएक्शन के ऊपर रिलाय करें। कब? जब उन्होंने एक लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है तब, यानी लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने ही सब्जेक्टिव या इफेक्टिव रिएक्शन के ऊपर रिलाय करना चाहिए। यानी जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो सोचो कि वर्ड्स आपको कैसा महसूस करवा रहे हैं, ये टेक्स्ट हम लोगों को क्या सोचने पे मजबूर कर रही है, किस चीज़ की तरफ लेके जा रही है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस करके एक रीडर जो है वो लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर? तो समझ लग गया इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स क्या है? ये एक ऐसी अंदर हम लोग देखते हैं कि रीडर ही टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस बनाता है और रीडर टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ता है? अपनी ही सब्जेक्टिव या इफेक्टिव रिएक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करता है वो टेक्स्ट को। वो क्वेश्चंस पूछता है कि हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इस टेक्स्ट को पढ़ के, ये टेक्स्ट हम लोगों को क्या चीज़ सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है? और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू रीडर जो है वो लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर हो गया आपको इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स क्या है? और ये कॉन्सेप्ट देने वाले हैं स्टैनले फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको याद रखना है। स्टैनले फिश ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, वो है इंटरप्रेटिव कम्युनिटी। इंटरप्रेटिव कम्युनिटी किसे कहते हैं? एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोग जो हैं, जो रीडर हैं, वो सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, उनका रीडिंग का सेम कन्वेंशंस होते हैं, सेम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। क्लियर? और यहाँ पे ये कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटरप्रिटेशन है किसी भी टेक्स्ट को लेकर, वो इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी ऑफ माइंड्स के थ्रू क्रिएट की जाती है। और इंटरप्रेटिव कम्युनिटी क्या होता है? मैं आपको बता चुकी कि ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे सेम आइडियाज़ हों, रीडर्स के सेम कल्चरल बैकग्राउंड हो, सेम लैंग्वेज हो, सेम रीडिंग कन्वेंशंस हो। यानी एक टेक्स्ट को पढ़ना है, इंटरप्रेटिव कम्युनिटी क्योंकि सेम है, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम रीडिंग कन्वेंशन है, सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। अब वो जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? उनको टेक्स्ट को पढ़ते हुए उनके कल्चर का जो इफ़ेक्ट है वो ज़रूर होगा। मीन्स जैसा कल्चर होगा वो टेक्स्ट को वैसे ही एनालाइज करेंगे, जैसे उनकी लैंग्वेज होगी, जैसे उनके रीडिंग कन्वेंशंस होंगे, वो टेक्स्ट को बिल्कुल वैसे ही एनालाइज करेंगे। मीन्स कल्चर का इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है रीडिंग करते हुए।
और अगर मैं आपको एक ही लाइन में बात बताऊं तो इंटरप्रेटिव कम्युनिटी यानी एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए साइकोलॉजी स्ट्रेटजी जो है ना उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, और इसको सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। और ये कैसे टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, अगर उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है जिस कल्चर में वो रह रहे हैं तो उनके रीडिंग कन्वेंशंस भी सेम होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं जी स्टैनले फिश ने। तो आपको स्टैनले फिश क्लियर हो गया कि स्टैनले फिश वो पर्सन है जिसने कहा था कि हम लोग रीडर के रिएक्शन को कंसीडर किए बगैर किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सच एज मिल्टन की पैराडाइज लॉज। उसको अंडरस्टैंड हम नहीं कर सकते जब तक हम लोग रीडर का रिएक्शन को कंसीडरिंग ना दें। ये था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट। सेकंड है हमारे पास वुल्फगैंग आइजर। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। ये एक जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने मीनिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, जिन्होंने कहा कि हम एक लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग जो है ना वो टेक्स्ट के अंदर से निकाल नहीं सकते, हम टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन से निकाल सकते हैं। और वो इंटरेक्शन किसका है, रीडर एंड टेक्स्ट। ठीक है, रीडर और टेक्स्ट का जब इंटरेक्शन होगा तब ही हम लोग जो रियल मीनिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे बताया गया है meaning of a literary text is not in the text itself but can be found in the interaction between the reader and the text। ठीक है, कि जब रीडर और टेक्स्ट का इंटरेक्शन होगा तभी हम लोगों को मीनिंग्स मिलेंगे। और इसके अलावा आइजर ने कहा ब्लैंक्स के बारे में। ब्लैंक्स के यहाँ हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि गैप्स होते हैं। उन्होंने कहा ये जो ब्लैंक्स होते हैं, गैप्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर, ये रीडर को फोर्स करते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए इन गैप्स को फिल करे। जैसे कि एक हीरो था, ठीक है, अब हीरो जो है वो मर गया, लेकिन अचानक ही अगले सीन में हीरो हमारे पास जिंदा होके आ गया। तो अब वो बीच में गैप आएगा कि क्या हुआ था उसके अंदर, कैसे हीरो जिंदा हुआ, कैसे हीरो हमारे पास वापस आया। तो रीडर इस गैप को अपनी इमेजिनेशन के थ्रू फिल करता है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ होगा, हो सकता है वो मरा नहीं होगा, हम लोगों को उसने मरता हुआ दिखाया हो, वो जिंदा हो, बच गया हो और उसको कोई अपने साथ ले गया हो। ठीक है, मतलब अपनी इमेजिनेशन को यूज करके गैप को फिल किया जाता है। तो वुल्फगैंग आइजर क्लियर हो गया। इन्होंने जो टर्म ब्लैंक्स के ऊपर काम किया था आपको अभी मैंने बता दिया था ऑलरेडी इन डिटेल प्रीवियस जब हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए तब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्मन एंड हॉलैंड और डेविड ब्लेच की। अब नॉर्मन एंड हॉलैंड और डेविड ब्लेच इन्होंने मोस्टली जो काम किया वो इकट्ठे किया है। ये दोनों गाइस जो थे वो साइको एनालिटिकल थियरी से बड़ा इंस्पायर थे, ये सिगमंड फ्राइड से बड़ा इंस्पायर थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर सिगमंड फ्राइड का। और इनका कहना ये था कि अगर हमने लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है तो वो सब कुछ डिपेंड करता है उस पर्सन के जो कि लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ रहा है, यानी जो रीडर है ना उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। रीडर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसा कि कहते हैं लिटरेरी टेक्स्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन हु इज एक्चुअली रीडिंग द टेक्स्ट, कि जो पर्सन एक्चुअली टेक्स्ट को रीड कर रहा है उसकी जो साइकोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो इट मीन्स लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और इनके इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिकल RRT मीन्स रीडर रिस्पॉन्स थियरी भी कहा जाता है। क्लियर, नॉर्मन एंड हॉलैंड और डेविड ब्लेच के कॉन्सेप्ट को। और डेविड ब्लेच ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है वो है सब्जेक्टिव RRT का। सब्जेक्टिव RRT क्या है, मतलब RRT मैंने बता दिया आपको रीडर रिस्पॉन्स थियरी, वो भी लिंक्ड है साइकोलॉजिकल के साथ ही, जिसमें कहा गया कि माइंड से भी रिस्पॉन्स लिया जाता है और जो रीडर है दूसरे से भी रिस्पॉन्स लिया जाता है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और फिर देखा जाता है इनके अंदर कंटिन्यूटी है कि नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ मीनिंग, यानी पहले एक इंडिविजुअल के माइंड का रिस्पॉन्स, फिर दूसरे इंडिविजुअल के माइंड का रिस्पॉन्स, और फर्स्ट इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन माइंड से ही हो रही है, सेकंड इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग टू अ लिटरेरी टेक्स्ट, कि इन दोनों का टेक्स्ट को पढ़ते हुए क्या रिस्पॉन्स है। फिर उन दोनों के रिस्पॉन्स को कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करके बताया जाता है इसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ मीनिंग है या नहीं। क्लियर, ये सब्जेक्टिव अप्रोच यानी कि सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी देने वाले थे डेविड ब्लेच।
इनके वर्क्स क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आई थिंक कि आपको अभी ये जो क्रिटिक्स हैं, ये थ्योरिस्ट हैं, ये क्लियर हो चुके होंगे कि इनका क्या मेजर कॉन्सेप्ट था और इन्होंने क्या काम किया रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। अब हमारे पास है 5 अप्रोचेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि हम लोगों को कि 5 अप्रोचेस ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है। ये लुईस टायसन ने दी थी, डिवाइड कर दिए थे इसने 5 अप्रोचेस के अंदर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को। वो अप्रोचेस यही हैं। इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसको स्टैनले फिश ने दिया था कि टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस तब भी होती है जब उसको पढ़ी जाती है, एक रीडर ही टेक्स्ट की एग्जिस्टेंस को बनाता है। सोशल आरआरटी यानी कि सोशल रिस्पॉन्स थ्योरी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको स्टैनले फिश ने दिया था। हमने देखा था कि एक इंटरप्रेटिव कम्युनिटी होती है, उसके अंदर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए साइकोलॉजी स्ट्रेटजी क्या होती है, कल्चर भी आपका मैटर करता है। उसके अंदर जो रीडर्स होते हैं वो ना सिर्फ सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं बल्कि सेम रीडिंग कन्वेंशंस भी रखते हैं। साइकोलॉजिकल आरआरटी जो कि नॉर्मन हॉलैंड ने बता दिया था कॉन्सेप्ट, और साइकोलॉजिकल आरआरटी मींस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि हमने अगर लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है तो लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को जो पर्सन है उसकी रीडिंग कर रहा है उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली रीडिंग द टेक्स्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इट मीन्स हम लिटरेरी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन्स कैसे हम एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हम कैसे टेक्स्ट के मीनिंग जो है वो इवैल्यूएट करते हैं, और वो सारा मीनिंग इवैल्यूएशन कहाँ पे डिपेंड करता है, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये फॉल करता है साइकोलॉजिकल आरआरटी के अंदर। इसका कॉन्सेप्ट देने वाले नॉर्मन हॉलैंड है। देन है हमारे पास ट्रांजैक्शनल आरआरटी। इसके अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है बिटवीन इन्फरेड मीनिंग एंड इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। इन्फरेड मीनिंग मतलब ऐसे मीनिंग जो कि रियलिटी बेस्ड हो, और इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है वो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन होती है इसके अंदर रियलिटी बेस्ड मीनिंग की और इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, रियलिटी बेस्ड मीनिंग, उसके दरम्यान में ट्रांजैक्शन होगी किसके साथ, इंटरप्रिटेशन बेस्ड मीनिंग के साथ। ये पॉइंट रखना है, ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्फरेड मीनिंग एंड इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देने वाली रोजनब्लैट थी और उनको स्पॉट किया वुल्फगैंग आइजर ने भी इस पॉइंट के अंदर। यानी इसमें यह बताया गया है कि एक लिटरेरी टेक्स्ट जो है ना वो फिक्स्ड और फाइनल मीनिंग कैरी नहीं करती, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट करेक्टनेस नहीं होती, लेकिन जो लिटरेरी टेक्स्ट होती है वो 2 वे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन रीडर एंड द टेक्स्ट। यानी रीडर और टेक्स्ट के इंटरेक्शन से ही हम लोगों को जो मीनिंग है वो सामने आते हैं, मीनिंग मिलते हैं। तो यही वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने वुल्फगैंग आइजर के अंदर सेपरेटली पढ़ा था। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल आरआरटी है और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले लुईस रोजनब्लैट और साथ उनको सपोर्ट करने वाले वुल्फगैंग आइजर थे। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे इंटरेक्शन दिखाया गया है बिटवीन रीडर एंड द टेक्स्ट। फिर सब्जेक्टिव आरआरटी जिसको डेविड ब्लेच ने दिया था, मैं आपको ये बता चुकी थी कि इसके अंदर भी इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स लिया जाता है और दूसरे इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स लेके, यानी कि 2 इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है या नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ मीनिंग है या नहीं। ठीक है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। तो ये 5 अप्रोचेज हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन भी आता है कि डिस्कस 5 अप्रोचेज ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्हीं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के, इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट के। वो हैं 1900 से 1933 के अंदर द साइको एनालिस्ट एंड थियरिस्ट सिगमंड फ्राइड लेक्चर्स एंड पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली। 1938 में लिज रोजनब्लैट पब्लिशेस हर इन लिटरेचर एज एक्सप्लोरेशन। फिर 1940s से 1960s में हमारे पास न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी आई थी। फिर उसके बाद 1967 में स्टैनले फिश पब्लिशेस सरप्राइज्ड बाय सिन द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है 1970 के अंदर स्टैनले फिश पब्लिशेस लिटरेचर इन द रीडर इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। ठीक है, फिर है 1972 के अंदर वुल्फगैंग आइजर पब्लिशेस द इम्प्लाइड रीडर पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोज फिक्शन फ्रॉम बनियान टू बेकेट। फिर है 1975 नॉर्मन एंड हॉलैंड पब्लिशेस द नेचर ऑफ लिटरेरी रिस्पॉन्स 5 रीडर्स रीडिंग। फिर 1978 में वुल्फगैंग आइजर पब्लिशेस द एक्ट ऑफ रीडिंग अ थियरी ऑफ एस्थेटिक रिस्पॉन्स। इसके बाद है
1978 में डेविड ब्लीच पब्लिशेस सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, और फिर 1980 के अंदर स्टैनली फिश पब्लिशेस इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास द अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। ये क्रिटिक्स थे और उनके वर्क्स थे, और पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है कि ये वर्क किसका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर था हमारा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में, वो हर सिंगल पर्सपेक्टिव से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके ओपिनियन से, आपके कमेंट से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इस तरह से हम और लेक्चर्स बनाते हैं। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।